हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। तो व्यंजनों के बारे में ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम जान लेंगे और उसको समझ लेंगे। इसके बाद कुछ हम प्रश्न भी हल करेंगे जिसमें हम अपना इवैल्यूएशन कर लेंगे कि हमने आखिर जो पढ़ा है वो कितना उपयोगी हमारे लिए हुआ है। और वो प्रश्न ऐसे होंगे जो पुराने एग्जाम्स में आए भी होंगे। तो देखिए, आप पढ़ते जाइए क्रम से और इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि देखिए जो ये वीडियो आएंगे ये उनसे जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, ग्रामर जो होती है वो देखिए कैसे चलती है। इसको आप ऐसे मत सोचिए कि बस हिंदी है तो हम ऐसे ही किसी तरह से काम कर लें। वो आप कुछ कर सकते हैं, चीज़ें मानता हूँ मैं, लेकिन जो परफेक्शन आनी चाहिए वो नहीं आएगी। और एक बात ये कि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछ लिया गया और बस हम कर लेंगे चीज़ों को, ऐसा नहीं है। अब बहुत ही गहराई से पूछी जा रही हैं चीज़ें, और यदि गहराई से नहीं हम चीज़ों को पकड़ेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। तो अब आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा मतलब डीप में जाके पढ़ने की कोशिश करिए और पूर्व धारणा मत बनाइए। देखिए, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है या नहीं उपयोगी है इसका आप तुरंत निर्णय मत करिए। सिर्फ आप क्या करिए कि एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, इसके बाद में आप इवैल्यूएशन कीजिए कि हाँ वो है अच्छा कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं सच में उपयोगी है तो पढ़िए, अगर लगता है कि नहीं ये उपयोगी नहीं है तो फिर आप इसमें से कमेंट करके बता भी सकते हैं कि नहीं इसमें से ये चीज़ें सुधार की जा सकती हैं। या फिर आपको नहीं लगता है तो आप अपने दूसरे रिसोर्सेस प्रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, इसमें से देखते हैं हम कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है। तो देखिए, हम दो चीज़ें जाने थे इसके पहले कि स्वर और व्यंजन ये चीज़ें हैं जो वर्ण हैं। वर्ण में हमने बताया था कि 52 वर्ड होंगे इसमें, जिसमें से हमने ये देख लिया था कि 11 अपने स्वर हैं। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन के लिए कल भी मैंने एक आपको सूक्ति बताया था मैंने, अन्वग भवति व्यंजनम। मतलब व्यंजन वो होंगे जो अपने उच्चारण में स्वयं में परफेक्शन नहीं लाएंगे, मतलब कि वो किसी दूसरे की सहायता से बोले जाएंगे। तो व्यंजन वो हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो उच्चारण खुद के लिए, अपना उच्चारण के लिए परफेक्ट नहीं होते हैं। और जो प्रत्येक व्यंजन है आप अगर उसे बोलेंगे तो उसमें आ की ध्वनि क्या होती है, छिपी होती है। अगर का कहेंगे तो उसमें बाद में आ निकल रहा है, खा कहेंगे तो आ निकल रहा है। तो प्रत्येक व्यंजन में आ लगा ही लगा होता है। लेकिन स्वरों में कैसा था? स्वरों में ऐसा नहीं था। स्वरों में वो अपनी सत्ता स्वयं की रखते थे, वो बोले जा सकते थे। तो व्यंजन वह ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में कुछ स्वर की आवश्यकता होगी ही होगी। और दूसरी बात, जब हम व्यंजन बोलते हैं तो देखिए, बोल के देखिए तो क्या होता है कि अंदर से जो वायु निकलती है वो किसी न किसी जगह पर टकराती है, और वायु जिस जगह पर टकराती है उसी के हिसाब से हम उसका वर्ग भी निर्धारित करते हैं। तो सिंपल सा हम बात ये समझते हैं कि व्यंजन जब हम बोलते हैं तो अंदर से जो वायु निकलती है वो वायु किसी न किसी रूप में बाधित होती है, मतलब टकराती है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो स्पर्श करती है। तो ये व्यंजनों की विशेषता होगी। व्यंजनों में हिंदी में 33 व्यंजन माने जाते हैं। ये मूल व्यंजन है। इसके बाद जो और व्यंजन इसमें होंगे वो ऐसे होंगे जो मूल व्यंजनों में काउंट नहीं किए जाते हैं। तो अगर कभी भी ये प्रश्न आता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो हम 23 ही वहां पर मार्क करेंगे। स्वर अगर आता है तो स्वर हम 11 ही मार्क करेंगे। ये हिंदी की बात है ना। और इसमें संस्कृत में थोड़ा सा इसके वेरिएशन होते हैं। अब देखिए, जो व्यंजन है अपने पास वो व्यंजन 3 तरह के हम यहाँ पर देखने वाले हैं। साधारणतया हमारे पास स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। ये मैनुअली वो व्यंजन है जो कॉमनली काउंट किए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या हुआ? स्पर्श का मतलब जब हम उनका प्रोनाउंस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, स्पर्श करती है उनकी वायु बाहर निकलने पे। तो वो स्थान जो है वो क्या हो सकता है, कंठ हो सकता है, तालु हो सकता है, मूर्धा हो सकता है, दंत हो सकता है, ओष्ठ हो सकते हैं।
या इन जगहों पर कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो देखिए जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गों में भी क्या करते हैं, बांट देते हैं। वर्गों में जब उनको बांट देते हैं तो स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग बनते हैं फ्रेंड्स। तो 5 वर्गों में हम ऐसा बांटते हैं कि देखिए पहला है अपना का वर्ग, फिर है चा वर्ग, फिर है टा वर्ग, फिर है ता वर्ग और फिर पा वर्ग। ठीक है, इसमें से आप एक चीज थोड़ा सा और समझिए जो कि हमें सहायता करेगा किसमें, जब हम ये कहेंगे कि ये बोले कहाँ से जाते हैं। वैसे तो देखिए साधारण सा हमें समझ में आ जाएगा कि ये वर्ग का वर्ग है तो कंठ से बोल लिया जाएगा, चा वर्ग तालु से बोल लिया जाएगा, टा वर्ग मूर्धा से होगा, ता वर्ग है जो वो दंत से होगा और पा वर्ग ओष्ठ से होगा। लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे स्वरों के बारे में, अगर स्वर में कह दिया जाए कि ए कहाँ से बोला जाएगा तब तो सोचना मुश्किल होगा। तो इन सारी चीजों के लिए मैं आपको छोटे छोटे सूत्र बताऊंगा, वो होंगे संस्कृत के लेकिन काम इसमें भी करेंगे। खैर अभी देखते हैं। तो एक चीज और देखिए यहाँ पे आप, जब हम इन वर्गों की बात कर रहे हैं तो इन वर्गों का क्रम देखिए और इनकी जहां से ये बोले जा रहे हैं उसकी वो देखिए, स्थिति देखिए। जो का वर्ग है वो कंठ से बोला जा रहा है। आप अपने गले की अगर बात करें तो सबसे नीचे आपका क्या है, कंठ है। कंठ कहाँ है आपका, गले में नीचे तरफ है ना। इसके ऊपर जाइए आप तो आपको क्या मिलेगी, तालु मिलेगी। जैसे चा बोलिए तो चा, चा जहां से निकल रहा है अंदर से, वो जगह जहां पर थोड़ा सा टकराव हो रहा है वो तालु है। इसके बाद टा में जाइए तो आप पाएंगे कि आप और आगे आ गए हैं। अगर टा बोल के आप अगर अभी प्रयास करें टा ठा तो आप ये देखेंगे कि वो और आ गई है आगे की ओर। तो वो जो टकराहट आई है वो थोड़ा और आगे है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स और आगे आइए आप देखिए, ता वर्ग में जाइए तो दंत है, तो आप पढ़िए ता ता था। तो ये जो आपकी जीभ जो टकरा रही है वो दांत के पास टकरा रही है, लेकिन मूर्धा में इसके पीछे टकरा रही थी, है ना। तालु में और पीछे था, और अगर कंठ में जाए तो नीचे कंठ में था। तो देखिए ता वर्ग कहाँ से है, दांत से है। इसके बाद पा वर्ग है, देखिए तो पा कहाँ से, ओष्ठ इसमें टकरा रहे हैं, है ना। तो ये ओष्ठ से हो गया, ओठों से हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप इनका क्रम ही देखें तो ये ध्वनियां जो हैं हमारी मूल नीचे से ऊपर की ओर बनी है। तो देखिए ये जो भाषा है हमारी ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ ऐसे, ये देखिए पूरी वैज्ञानिक भाषा है। हमने जो वर्णों का क्रम रखा है, मतलब कि संस्कृत में ही जो वर्ण रखे गए थे उनको इस क्रम में रखा गया है कि वो देखिए सारा बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से काम कर रहे हैं। पहले आपके कंठ से हैं, है ना, फिर ऊपर आइए तो तालु से हैं, फिर मूर्धा से हैं, फिर दंत से हैं, और सबसे बाहर देखिए ओंठ से हैं। तो इस प्रकार से इनका क्रम रखा गया है। यहाँ पर इतनी चीज तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, तो ये भी आपको फिलहाल थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कौन सा वर्ग कहाँ से बोला जाएगा। लेकिन थोड़ा और समझिए, जैसा कि मैंने कहा था कि शुरुआती कि अगर एक को आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, हिंदी में इसको रटना शुरू कर देते हैं कि ये यहाँ से बोला जाएगा, ये यहाँ से। ऐसा नहीं, मैं कुछ आपको सूत्र बताऊंगा इसके लिए थोड़ा सी चीज़ें आप ये याद कर लीजिए। जो का वर्ग है आपको इसको कहना है कु, ये संस्कृत का है, ठीक है। और चा वर्ग को चू, है ना, टा वर्ग को टू, ता वर्ग को तू, और पा वर्ग को पू। तो ये बन गया क्या, कु चू टू तू पू। बस इतना याद रखना है इसको, क्योंकि जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो ये आपको यूज होगा। अच्छा चलिए, तो ये हो गए अपने स्पर्श व्यंजन की बात। अब आते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा। या रा ला वा, ये जो 4 व्यंजन होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इनका उच्चारण जो होता है वो देखिए, जीभ, ताल, दांत और ओष्ठ परस्पर इनके सटाने से होता है। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में स्पर्श होती है, इसमें से कई जगहों पर स्पर्श होता है। तो इस प्रकार से ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और इनका ऐसा नहीं है कि पूरी तरह एक ही जगह स्पर्श हो, है ना। इनका जो स्पर्श है वो बटा हुआ होता है। और फ्रेंड्स एक मजे की बात यह है कि इनको कहते हैं अर्धस्वर। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि यारा लावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए, और अगले हम पढ़ते हैं अब यहाँ पर क्या, ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का ये मतलब होता है कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से एक रगड़ या घर्षण पैदा हो, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। जैसे अगर आप ये देखिए, शरीफा वाला सा पढ़ें, षटकोण वाला सा पढ़ें, सरौता वाला सा पढ़ें और हा से हल पढ़ें, इनको अगर आप पढ़ते हैं या बोलते हैं, इनका उच्चारण सा तो है ना, हा, तो इनसे क्या है कि रगड़ और ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो हमें याद रखना है कि देखिए तीनों प्रकार के सा और ये हा, ये कैसे हैं, ऊष्म व्यंजन है। तो हमने ये वो व्यंजन पढ़ लिए जो बेसिक व्यंजन है, ठीक है। इसके आगे हम कुछ और देखेंगे जिसमें संयुक्त व्यंजन होंगे, कुछ और होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे अलग चीजें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण को देखिए, प्राण का मतलब होता है प्राण वायु से, अब अल्प का मतलब क्या हो गया, थोड़ी या कम, महा का मतलब ज्यादा, और प्राण का मतलब वायु। तो अल्प प्राण व्यंजन वो व्यंजन होंगे जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व में अल्प मात्रा में निकलती है और जिसमें हकार की जो ध्वनि है वो नहीं होती है, इन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। जैसे आप कहें का और खा, आप बोल के देखिए, देखिए इसमें से जो उच्चारण और अल्प प्राण महाप्राण ये सब है ना, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे जैसे ही, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, आपके शरीर से ही जुड़ जाएगी वो, और तब आप पाएंगे कि वो जो जब भी आपको ऑप्शन आएगा आप उसको तुरंत से कर लेंगे। आपको नहीं भी पता है, दिमाग में नहीं भी है कि कैसा था, लेकिन आप बोल के उसको देखेंगे चुपके से, तो आपको अपने आप नज़र आ जाएगा। जैसे अभी आप बोल के देखिए का और खा, तो जब आप का बोल रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो वायु है उतनी ज़्यादा नहीं निकल रही है और हकार अंदर से उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन खा बोलिए वहीं तो आपका देखेंगे कि आपके अंदर पेट से हकार ज़्यादा लग रही है, खा खा, है ना। तो इस प्रकार से तो अल्प प्राण क्या है कि का जैसे, तो इसमें से और देखिए, इसका अगर आप वर्गों में से जानेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये जो वर्ण है ये अल्प प्राण है। इनको बोल के देखिए, जैसे का, खा, गा, अब देखिए गा और घा दोनों बोलेंगे तब भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से अल्प प्राण ये हैं। तो इनको अगर आपको वैसे जानना है क्रम से, तो प्रत्येक जो वर्ग है अपने पास उसमें से पहला, तीसरा, पांचवा आपको एक करके एक छोड़ते जाना है, पहला फिर तीसरा फिर पांचवा, ये कहलाएंगे क्या, अल्प प्राण। और यहाँ पर जो अंतस्थ व्यंजन है ये भी फ्रेंड्स किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। तो 11 लावा जो है अपने वो भी किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, अल्प प्राण में। अब देखिए देखते हैं महाप्राण। जैसा कि मैंने बताया महाप्राण में वायु अंदर से ज़्यादा निकलती है और हकार अंदर से आती है ना, अंदर से हकार लगती है। तो ये जो होते हैं वर्ण ये क्या कहलाते हैं, महाप्राण के कहलाते हैं। इसमें से जैसे आपको बताया ही खा है ना, तो का कहिए फिर खा कहिए, तो ज़्यादा हकार निकल रही है, प्राणवायु ज़्यादा लग रही है। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं व्यंजन ये कहलाते हैं क्या, महाप्राण। अब महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो कैसा होता है, ये होता है महाप्राण। और देखिए ये जो हमारे पास ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन भी क्या कहलाते हैं, ये महाप्राण कहलाते हैं, क्योंकि ऊष्म व्यंजनों में भी क्या हकार ज़्यादा लगती है और ऊष्मा पैदा होती है, तो इसलिए ये भी क्या क्या कहलाते हैं, महाप्राण। तो महाप्राण मतलब कि दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए हम पढ़ते हैं घोष और अघोष, ठीक है। इसको भी हम पहले शब्दों में समझते हैं। घोष, घोष का मतलब क्या, जिसमें तेजी से है ना घोषणा जैसे होती है, या घोष हो का मतलब हुआ आवाज जिसमें तेजी हो। अघोष का मतलब जिसमें आवाज तेज ना हो। तो अगर हम साधारण से शब्दों में देखें तो अगर नाद की दृष्टि से देखें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झनकृत होती हैं उन्हें हम कहते हैं घोष, और जिनमें ये झनकृति नहीं होती है उन्हें कहते हैं अघोष। तो घोष वही होंगे जिनमें से ज़्यादा नाद होगा, है ना, ज़्यादा झनकृति होगी।
इसमें से और अघोष वो जिनमें झनकृति नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, ये क्या कहलाते हैं? अघोष। आपको याद रखना है अघोष का क्या है? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, जैसे काखा है ना, चाचा, टाठा, ये सब क्या है? अघोष है। और घोष क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। घोष मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होगा वो सब क्या कहलाएंगे? घोष। और इसके साथ साथ में सारे स्वर वर्ण, जितने भी स्वर हैं वो सारे घोष कहलाएंगे। इसके साथ साथ यारा लावा, अंतस्थ व्यंजन और हा, ये सब क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे। तो इन चीज़ों को फ्रेंड्स बिल्कुल गौर से आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ क्या है, आपको एग्जाम से बहुत ही सहायता करने वाली है। तुरंत पूछा जाता है घोष निम्न में से कौन है या कौन नहीं है। ठीक है, तो घोष क्या होगा? प्रत्येक जो वर्ग है उसका तीसरा, चौथा, पांचवा और सारे के सारे स्वर और यारा लावा इसके साथ में हा, ये क्या होंगे? घोष होंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, जब हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं तो अगर शुद्ध रूप में व्यंजन लिखना है तो जैसे हमने अगर का लिखा तो का में हमें यहाँ पे हलंत लगाना पड़ेगा। अगर हम खा लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये हलंत, तो ये जो लगाते हैं ये इसे कहते हैं हलंत। इसी को यहाँ पे थोड़ा ये हम बताया, हमने डिस्कस किया। अब देखिए हमने व्यंजन में शुरुआती जो पढ़े थे तो वहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे जो व्यंजन होंगे स्पर्श होंगे, अंतस्थ होंगे, ऊष्म होंगे, है ना। अब यहाँ पर कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनकी मूल व्यंजनों में उस तरह से काउंटिंग नहीं की जाती है, लेकिन वो व्यंजन हैं। उन व्यंजनों में से हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब आप समझ रहे होंगे, वो व्यंजन जो एक से दो, मतलब एक से अधिक व्यंजनों से मिलके बने हैं, उन्हें हम संयुक्त कहेंगे। जैसे ये देखो छतरी, तो ये किससे बना है? का और ये षटकोण वाले सा से बना है। त्रा कैसे बना है? ता और रा से बना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ज्ञा कैसे बना है? जा और इया से बना है। इसके बाद ये स्रा कैसे बना है? सा और रा से बना। तो ये जो चार हैं, अगर कभी ये पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं अपने पास? चार। इसके बाद देखिए मैंने जब स्वर पढ़ाए थे आपको तो मैंने पढ़ाया था वहाँ पे अनुस्वार आपको पढ़ाया था, है ना। तो अनुस्वार में मैंने बताया था कि ये जो बिंदु लगती है ये कहलाती है अनुस्वार, और अनुस्वार जो होता है वो व्यंजन में काउंट किया जाता है, ये स्वरों के बाद रखा जाता है। इसी प्रकार से मैंने विसर्ग के बारे में बताया था, ये डबल बिंदियाँ जब लगा देते हैं, है ना, जैसे अंतः हम अगर लिखते हैं ये, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या थे कि ये विसर्ग थे। व्यंजनों में ही कुछ दो नए व्यंजन और जोड़े गए थे जिनको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण देखिए, एक तो हमारा डा ऐसा है, इसके नीचे अगर ये लगा दें तो ये हो गया द्विगुण व्यंजन का। तो द्विगुण व्यंजन हमारे पास दो हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्या? द्विगुण व्यंजन। कुछ और चीजें देखते हैं इधर। जब हम तत्सम और तद्भव शब्द, दो तरह के शब्द पढ़ेंगे, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि जो तत्सम शब्द हैं उन तत्सम शब्दों में हमेशा जो लगता है वो क्या लगता है? अनुस्वार लगता है। अनुस्वार मतलब बिंदी लगती है। लेकिन अगर तद्भव में वहीं आ जाते हैं तो तद्भव में क्या लगता है? वहां पर ये चांद बिंदु लगता है, यानी अनुनासिक लगती है। ठीक है, तो अब जब हम तत्सम तद्भव के चैप्टर में जाएंगे तो ये चीज वहां पे काम कर जाएगी। ठीक है, तो हमें अभी ही क्या करना है? उसको तैयार करके रखना। यही छोटी छोटी चीजें हमें बिल्डअप करनेंगी चीजों को। तो देखिए, तो जैसा मैंने बताया कि तत्सम शब्द दो तरह के शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज, मतलब वैसे की वैसे ही ले लिए जाते हैं, है ना। तद्भव में थोड़ा सा मॉडिफाई शब्द होते हैं, थोड़ा सा चेंजेबल वाले होते हैं। तो ये तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द में क्या लगेगा? अनुस्वार लगेगा, और तद्भव शब्द में चांद बिंदु लगेगा। चलिए, तो ये देखते हैं एक पंचमा अक्षर। तो पंचमा अक्षर आप जानते हैं कि किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो पंचमा अक्षर कहलाता है। जैसे अंगा है, इया है ना, ये सब यहाँ पे इया है। तो ये सारे जो भी हैं क्या कहलाते हैं? पंचमा अक्षर कहलाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए
थोड़ा सा हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने साधारण सा प्रश्न रखा है, क्या निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है। आपके पास ऑप्शन है टा, ठा, या और घा। अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है फ्रेंड्स, बताइए कौन सा है, आप कमेंट भी करके बता सकते हैं या, ठीक है। चलिए अच्छा, और एक प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन हमने 4 बताए थे, आपको फ्रेंड्स ज्ञात होगा। इसमें से ऑप्शन है अपने पास का, गा, सा और पा। कौन सा था इसमें, सा, है ना। सारे तीनों तरह के सा जो थे और हा, ये कैसे थे, ऊष्म व्यंजन थे। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। हमें बताना है कि अल्प प्राण कौन सा है। तो हमने क्रम देखा था, क्या देखा था, अल्प प्राण, महाप्राण, मतलब कैसा, हमने देखा था ना 1, 3, 5, ये सब क्या कहलाते थे, अल्प प्राण कहलाते थे, है ना। तो अल्प प्राण इनमें से कौन सा है, देखिए का, खा, छा और ठा, कौन सा है इसमें से हमारे पास, देखिए एक क्रम में है तो 1, 3, 5 वाला होगा, तो 1 है यहाँ पे, है ना, का। एक और प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है, अघोष छांटिए, है ना। इसमें से अघोष छांटना है हमें। तो देखिए अघोष में से हमारे पास ऑप्शन है क्या, छा, घा, इया और ना, ये अपने पास 4 हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि अघोष कौन सा है। तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी वर्ण के 2 जो पहले के होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। तो अघोष को आपको छांटना है इसमें से। तो अघोष कौन सा है, देखिए चा, छा, ये पहले के 2 में से है एक, तो ये छा हो जाएगा क्या, अघोष। अब बाकी ये अगर इनमें जाएंगे आप तो ये क्या है, ये बाद के हैं। तो पहले के जो 2 होते थे, है ना, किसी भी वर्ग के, वो क्या कहलाते थे, अघोष। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इनको देखा। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें से हम पढ़ेंगे जो, देखिए स्पर्श वाला हमने थोड़ा सा अभी पढ़ा है ना। आगे हम इसी को और पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ में वहाँ पर जितने भी हैं, किसी भी तरह का कोई अपवाद हम नहीं छोड़ेंगे। तो आपको सारी चीज़ें क्रम से आती जाएंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।